आज हम जिस इंसान को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं, उनकी कहानी की शुरुआत उस दौर में हुई जब उनकी पार्टी बीजेपी पॉलिटिकल सीन पे ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट पे थी। साल था 1984। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उठी सिंपैथी वेव पर सवार होकर कांग्रेस पार्टी 400 से ज़्यादा की सीट की हैवी मेजोरिटी के साथ पावर में आई। वो एक ऐसा पॉलिटिकल सुनामी था जिसके सामने कोई नहीं टिक पाया। उसी चुनाव में बीजेपी सिर्फ 2 सीट पर सिमट कर रह गई थी। ये एक ऐसी हार थी जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मॉडल को हमेशा के लिए तोड़ सकती थी। इस अंधेरे और डिसअपॉइंटमेंट के माहौल में आरएसएस ने अपने यंग प्रचारक नरेंद्र मोदी को इस स्ट्रगलिंग पार्टी में एक ऑर्गेनाइजर की भूमिका में भेजा। उनका काम पर्दे के पीछे रहकर उस पार्टी की फाउंडेशन को फिर से जोड़ना था जो लगभग बिखर चुकी थी। ये एक ऐसा काम था जिसमें ना कोई ग्लैमर था और ना ही कोई इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेशन। लेकिन ठीक 40 साल बाद वही बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और वो यंग प्रचारक देश का प्राइम मिनिस्टर और दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंसर लीडर्स में से एक है। तो सवाल ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की गुमनामी से निकलकर नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिक्स के टॉप तक का ये सफ़र कैसे तय किया, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी और कैसे उन्होंने देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। इस सफ़र में हम सिर्फ फैक्ट और डाटा के बेसिस पे उस ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जिसने नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया। 1980s का अंत आते आते इंडियन पॉलिटिक्स एक अजीब मोड़ पे खड़ी थी। सोसाइटी जाति और धर्म की लकीरों में गहराई से बटी हुई थी और इसी माहौल में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आने वाले दशकों की पॉलिटिक्स की डायरेक्शन हमेशा के लिए चेंज कर दी। पहला था शहबानो केस। ये एक 62 साल की डिवोर्स मुस्लिम महिला का केस था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एलिमनी पाने का हक दिया था। ये एक ह्यूमैनिटेरियन और लीगल फैसला था, लेकिन उस वक्त की कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ रेडिकल ग्रुप्स के पॉलिटिकल प्रेशर में आकर पार्लियामेंट में एक नया लॉ पास करके सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया। इस एक कदम ने देश में एक बड़ी डिबेट छेड़ दी। बीजेपी और उसके अलाइंस ने इसे एक डार्क पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सबूत बताया। उनका आर्गुमेंट था कि वोट बैंक के लिए एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए देश के लोग को बदला जा रहा है। ठीक इसी समय बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रोविजन था। ये एक सोशल जस्टिस की दिशा में एक बड़ा कदम था, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। इस फैसले ने कास्ट आइडेंटिटी को पॉलिटिक्स के सेंटर में ला दिया और हिंदू समाज जातियों के आधार पर और भी ज़्यादा बढ़ गया। ये 2 घटनाएं सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट नहीं थी, ये इंडियन सोसाइटी की 2 अलग अलग दुखती रगों को एक्सपोज कर रही थी। एक तरफ धर्म के बेसिस पे अपीसमेंट का आरोप था तो दूसरी तरफ जाति के बेसिस पे सोसाइटी का डाइविजन। इस कॉम्प्लेक्स माहौल में एक ऐसी पॉलिटिकल स्पेस बन रही थी जिसे एक नए नैरेटिव की जरूरत थी। बीजेपी ने इस स्पेस को पहचाना और राम जन्मभूमि के मुद्दे को इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के काउंटर के रूप में आगे बढ़ाया। उनकी स्ट्रेटजी साफ थी, एक ऐसा मजबूत हिंदुत्व का नैरेटिव तैयार करना जो जाति की दीवारों को लांघकर एक बड़े वोट बैंक को साथ ला सके। इस पॉलिटिकल चार्ज माहौल में नरेंद्र मोदी जैसे ऑर्गेनाइजर की भूमिका इंपॉर्टेंट हो गई। उनका काम सिर्फ पार्टी के लिए मीटिंग करना नहीं, बल्कि जमीन पर इस नई आइडियोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना और उसे पॉलिटिकल फोर्स में बदलना था। उनके इसी वर्क स्टाइल का सबसे बड़ा प्रूफ 1990s में लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में दिखा। आडवाणी जी इस यात्रा के चेहरे थे, लेकिन इसकी पूरी स्क्रिप्ट पर्दे के पीछे से लिखी जा रही थी और उस स्क्रिप्ट को जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जैसे ऑर्गेनाइजर कर रहे थे। उनका काम सिर्फ लॉजिस्टिक मैनेज करना नहीं था, उनका असली चैलेंज इस यात्रा से जुड़ी धार्मिक आस्था और गुस्से को एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल फोर्स में बदलना था। हर शहर, हर कस्बे में यात्रा की स्वागत की तैयारी, लोकल लेवल पर लोगों को जोड़ना, मीडिया कवरेज को मैनेज करना, ये सब एक ऐसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग थी जो बीजेपी ने इससे पहले कभी भी इस स्केल पर नहीं की थी। इसने पार्टी को एक नॉर्मल इलेक्टोरल पार्टी से कहीं आगे एक सिस्टम बेस्ड डिसिप्लिन फोर्स के रूप में स्टेब्लिश किया। मोदी ने गुजरात में इस यात्रा की मैनेजमेंट में की रोल निभाकर अपने ऑर्गेनाइजेशन स्किल को साबित किया, जिसने उन्हें पार्टी के इंपोर्टेंट स्ट्रेटजीज की कैटेगरी में ला खड़ा किया। इस नेशनल एक्सपीरियंस के बाद उनकी जर्नी उन्हें गुजरात ले आई, जहां 2001 में वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने। यहाँ गवर्नमेंट्स का एक नया मॉडल का जन्म हो रहा था जिसे बाद में गुजरात मॉडल के नाम से जाना गया। ये मॉडल 3 पिलर्स पर बेस्ड था: इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी।
इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था ज्योतिग्राम योजना। इससे पहले गुजरात के गांवों में बिजली की प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, जिसमें फार्मिंग और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों अफेक्ट होती थी। ज्योतिग्राम योजना के तहत फार्मिंग और डोमेस्टिक यूज के लिए पावर ग्रिड को अलग कर दिया गया। इसका रिजल्ट रेवोल्यूशनरी था। गुजरात के हर गाँव में 24 घंटे डोमेस्टिक बिजली पहुँचने लगी। इसका मतलब था कि बच्चे रात में पढ़ सकते थे, छोटे मोटे डोमेस्टिक इंडस्ट्री शुरू हो सकते थे और लाइफ की क्वालिटी में सुधार हुआ। दूसरा पिलर था इन्वेस्टमेंट। मोदी ने ब्राइवेट गुजरात समिट की शुरुआत की, जो सिर्फ एक इवेंट नहीं था बल्कि गुजरात को एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांड करने के लिए एक सोची समझी कोशिश थी। इन समिट के जरिए हजारों करोड़ों के MOU साइन हुए, जिन्होंने गुजरात को भारत का एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल हब बना दिया। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पिलर था एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। उन्होंने ई-गवर्नेंस पे जोर दिया और रेड टेप को कम करने की कोशिश की। इससे उनकी एक CEO-CM की इमेज बनी, एक ऐसा लीडर जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से हटकर कॉर्पोरेट स्टाइल में रियल ड्रिवन गवर्नेंस पे फोकस करता है। ये इंडियन पॉलिटिक्स में एक नया आर्केटाइप था, जो डेवलपमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का एक नया इलेक्टोरल इशू बन रहा था। लेकिन गुजरात मॉडल की कहानी सिर्फ शहरों और इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं थी। इसका एक बड़ा हिस्सा गुजरात के गाँवों और खेतों से जुड़ा था। जियोग्राफिकली गुजरात एक सेमी एरिड यानी काफी सूखा प्रदेश है, जो हमेशा से पानी की कमी और सूखे से जूझता रहा है। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने 2 स्टेप स्ट्रेटजी अपनाई। पहला, नर्मदा नदी पे बने सरदार सरोवर बांध, जो दशकों से कंट्रोवर्सीज में फंसा हुआ था, उसके काम में तेजी लाना। उन्होंने पॉलिटिकल विल दिखाते हुए इस प्रोजेक्ट से जुड़ी ऑब्स्टिकल्स को दूर किया और इसके कैनाल नेटवर्क को गुजरात के दूर दराज के सूखे इलाकों तक पहुंचाने का काम तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा, उन्होंने कृषि महोत्सव जैसे कैंपेन शुरू किए। ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था, जिसमें हर साल मानसून से ठीक पहले गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर्स और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट गांव-गांव जाकर किसानों से मिलते थे। इस दौरान किसानों को सोइल हेल्थ कार्ड दिए जाते थे। उन्हें ड्रिप इरिगेशन जैसी पानी बचाने की टेक्निक और नई फसलों के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी। इन कदमों का असर जमीन पर दिखा और गुजरात के एग्रीकल्चर सेक्टर में सुधार हुआ। इस तरह इंडस्ट्री के साथ साथ एग्रीकल्चर को जोड़कर गुजरात मॉडल ने एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तस्वीर पेश की, जिसने उनकी नेशनल अपील को और मजबूत किया। और यही गुजरात मॉडल 2014 के जनरल इलेक्शन में उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन बना। इसने इंडियन इलेक्शन को एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल कॉन्टेक्स्ट में बदल दिया। अब फोकस सिर्फ पार्टी पे नहीं बल्कि एक लीडर, एक चेहरे यानी नरेंद्र मोदी पर था। लेकिन इस चेंजेस का मतलब सिर्फ चेहरे को आगे करना नहीं था। इसका गहरा मतलब था इंडियन वोटर से एक नए तरह का कनेक्शन बनाना। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स में नेता वोट मांगने के लिए जाति या कम्युनिटी के कॉन्ट्रैक्टर पर डिपेंड रहते थे, लेकिन मोदी ने कैंपेन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन मिडिलमैन को बाईपास कर दिया। सोशल मीडिया, 3D होलोग्राम रैलीज और वर्चुअल डायलॉग्स के जरिए उन्होंने सीधे वोटर के लिविंग रूम तक अपनी बात पहुंचाई। इससे एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी बनी, जो जाति, धर्म और क्षेत्र की बाउंड्री से ऊपर उठकर एक एस्पिरेशनल इंडिया की आइडिया से जुड़ी हुई थी। ये कैंपेन सिर्फ वोट मांगने का जरिया नहीं बल्कि एक नए भारत का सपना बेचने की एक बेहद ही सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, जिसने देश की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के रूल्स को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने उस गुजरात मॉडल के फ्रेमवर्क को नेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इसका पहला बड़ा एग्जाम्पल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव था, जिसका एम भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। दूसरा, जनधन योजना, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का दुनिया का सबसे बड़ा कैंपेन था। लेकिन इस योजना का असर सिर्फ बैंक अकाउंट खोलने तक लिमिटेड नहीं था। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट देश की एक बड़ी इन्फॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करना था। जब करोड़ों लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ते हैं तो सरकारी सब्सिडी सीधे उनके खाते में जाती है, जिससे लीकेज और करप्शन कंट्रोल होता है। इससे भी आगे ये देश की इकोनॉमिक डाटा को बेहतर बनाता है, जिसमें गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने में आसानी होती है। ठीक इसी तरह UPI ने सिर्फ डिजिटल पेमेंट को आसान नहीं बनाया बल्कि हर ट्रांजैक्शन को ट्रैकेबल बनाकर एक ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक इकोसिस्टम की फाउंडेशन रखी है। इन पॉलिसीज का असली मकसद सिर्फ लोगों को सुविधा देना नहीं बल्कि देश की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को मॉडर्न और फॉर्मल बनाना था। आखिर में आते हैं फॉरेन पॉलिसीज पर। आज़ादी के बाद से भारत की फॉरेन पॉलिसीज की फाउंडेशन नॉन अलाइनमेंट की रही है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद इसे मल्टी अलाइनमेंट या इंडिया फर्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ ले जाया गया है। ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था बल्कि सोच का एक फंडामेंटल शिफ्ट था। नॉन अलाइनमेंट का दौर कोल्ड वॉर के समय का था, जब दुनिया 2 कैंप्स अमेरिका और सोवियत यूनियन में बटी हुई थी। आज की दुनिया मल्टीपोलर है, जहां कई पावर्स हैं। ऐसे में मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसीज भारत को ये फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि वो अलग अलग इश्यूज पे अलग अलग देशों के साथ अपने इंटरेस्ट के अनुसार अलायंस बना सके। इसका सबसे अहम प्रूफ है कि भारत एक ही समय में अमेरिका,
जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का मेंबर है, तो वहीं चाइना और रशिया के साथ एससीओ का भी मेंबर है। इस नई अप्रोच का एक और पहलू है भारत को एक बैलेंसिंग पावर से लीडिंग पावर की भूमिका में लाना। अब भारत सिर्फ दो बड़ी शक्तियों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने विचार रखता है, अपने इंटरेस्ट के लिए खड़ा होता है। डायस्पोरा एंगेजमेंट यानी विदेश में बसे भारतीयों से जुड़ना इसी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का एक जरिया है। ये सफर बीजेपी की 2 सीट से शुरू होकर एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स बनने तक का है जिसने न सिर्फ इलेक्शन जीते बल्कि गवर्नमेंट्स, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसीज को एक नए सिरे से डिफाइन करने की कोशिश की है।